हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 13 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस हमने अपना इंडियन पॉलिटिका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मित्तल वैशाली 94 में। इसमें हम पॉलिटिको पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत के साथ विद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। 3-4 दिन हो गए कोर्स स्टार्ट हुए को, जिसमें हमने अपने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज है। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल लीडर्स वर्चुअल समिट हेल्ड। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। आपको पता ही होगा, अगर आपको मतलब कि पढ़ते हो डेली, तो क्वाड है क्या। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाड एक्चुअली 4 कंट्रीज का ग्रुप है। अबाउट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। जो आइडिया था क्वाड का, वो सबसे पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मतलब कि उनके आइडिया उनके पास आया था 2007 में। इसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम वेरियस रीजन। हाउएवर इसको रिवाइव किया गया था 2017 में कुछ रीजंस की वजह से। जैसे जो कंट्रीज हैं उनमें ग्रोइंग की और कॉपरेशन हो रही है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन का सिग्निफिकेंस डे बाय डे बढ़ रहा है, या फिर जो हमें चाइना की वजह से जो थ्रेट है उनको काउंटर करने के लिए 4 कंट्रीज के आपस में कॉपरेट कर रही हैं, ठीक है। फोकस क्या है, जो क्वाड ग्रुप है इसका फोकस किस पे है कि किस तरह से हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन को बढ़ा सके और इसको फ्री और ओपन बना सके, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा क्वाड है क्या, ठीक है। किसी को नहीं पता है, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो अगर आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वाड एक ग्रुप है जिसको 4 कंट्रीज के हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इनको स्टार्ट किया था। हाई उसको 2017 में रिवाइव किया गया था, और इसका मेन एम यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम किस तरह से फ्री और ओपन बना सके। अब क्या इस समिट में क्या मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला है क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। ये जो ज्वाइंट वैक्सीन सप्लाई चेन डेवलप किया जाएगा, ठीक है। देखो आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक आई है। अब क्या है, लोगों ने वैक्सीन बना ली है, डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट वैक्सीन बनाई है। तो किस तरह से हम इस वैक्सीन को क्या कर सके, मतलब कि पहुंचा सके हर एक कंट्री में। तो एक ज्वाइंट वैक्सीन सप्लाई चेन को डेवलप किया जाएगा, ताकि हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी जो करंट या जो फ्यूचर में अगर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, उनको हम क्या कर सके, उनके साथ डील कर सके, एड्रेस कर सके। जो वैक्सीन जो डेवलप की जा रही है USA में, या फिर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा रही है, या जापान और USA के को फाइनेंस की जा रही है और सपोर्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के थ्रू लॉजिस्टिक, ठीक है। तो इसमें जो अब आपको समझ में आ गया, ये जो ज्वाइंट वैक्सीन सप्लाई है, इसमें जो वैक्सीन को जो डेवलप कर रहा है वो डेवलप कहाँ किए जा रहे हैं, USA में किए जा रहे हैं, और मैन्युफैक्चर कहाँ किए जा रहे हैं, इंडिया में किए जा रहे हैं। और फाइनेंस कौन कौन कर रहा है, जापान और USA कर रहे हैं। और सपोर्ट कौन कर रहा है, वैक्सीन कर रहा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है थ्रू लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसके अलावा एक क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप को लॉन्च किया गया है, ताकि हम क्या करेंगे, किस तरह से जो क्वाड ग्रुप का कोविड-19 वैक्सीन एफर्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान को वो डिजाइन कर सके। मतलब कि किस तरह से ये अपने एफर्ट्स को इंडो पैसिफिक रीजन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये पूरा इम्प्लीमेंट जो प्लान होगा वो कौन करेगा, ये क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप डिजाइन करेगा। इसके अलावा ये जो ग्रुप है क्या करेगा, कुछ फाइनेंशियल और प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ भी काम करेगा, ताकि वो मॉनिटर करे कि टाइमली मैनर में और सफिशिएंट अमाउंट में जो वैक्सीन की कैपेसिटी मतलब कि बनी रहे। इसके अलावा क्या करेगा, कुछ गवर्नमेंट के प्लान्स को वो शेयर करेगा, ताकि हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट कर सके, सो दैट वहां पे लोगों की हेल्थ सिक्योर रहे, और कोविड-19 का जो अब रिस्पॉन्ड है, सो दैट वहां पे हम वैक्सीन को पहुंचा सके और आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पे कम्युनिटीज है जहां पे मतलब कि वैक्सीन को पहुंचाना मुश्किल है, और उन एरियाज पे हम क्या कर सके, फोकस कर सके जहां पे वैक्सीन की डिलीवरी नहीं है, लास्ट माइल डिलीवरी हम उनको पहुंचा सके। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम कुछ स्ट्रेंथन करेंगे और सपोर्ट करेंगे कुछ वर्क का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO। तो WHO का जो काम है हम उनको भी सपोर्ट करेंगे और उनको स्ट्रेंथन करेंगे। मतलब कि जो क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप है, या फिर जो ये क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप है, ये WHO के को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा और क्या हमने किया है, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है। इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करेगा, कुछ क्लाइमेट चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा एज अ प्रायोरिटी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्वाड जो कंट्रीज हैं उनके भी क्लाइमेट जो प्रायोरिटी है कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको हम डील कर सके, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये इस पे फोकस करेगा। इसके फोकस एरियाज में कौन कौन है कि किस तरह से हम पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रेंथन कर सकें। पेरिस क्लाइमेट आप सबको पता होगा, इसके अंदर यही है कि हमें जो अपने जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा
नहीं पहुंचाना है। तो इस पेरिस एग्रीमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी है सो दैट हम लो एमिशंस कर सके, मतलब कि जो हमारे कार्बन एमिशंस है जो हमारा डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसकी अल्टर करके उसको मतलब कि हमें क्या करना है, कुछ लो एमिशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेके आने सो दैट हम एमिशंस को रिड्यूस कर सके। इसके अलावा हमें कुछ क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन, रेजिलियंस टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग और क्लाइमेट फाइनेंस में कोऑपरेट करना है। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस जैसे आपको पता ही है कितने तरह के फंड है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड हो गया, एडेप्टेशन फंड हो गया, इन तरह में हमको कोऑपरेट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है जैसे एमिशंस कम हो। ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन के अंदर डिफरेंट स्कीम्स आ जाएंगी, किस तरह से आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। रेजिलियंस मतलब अगर कोई डिजास्टर आता है तो हम उससे कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कोऑपरेट करना है इन सब सेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। ये क्या करेगा, तो ये जो ग्रुप होगा इसका काम क्या होगा, एक तरह का क्या करेगा, ये कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करेगा टेक्नोलॉजी डिजाइन पे, डेवलपमेंट और किस तरह से आप उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो गए उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस डिप्लॉय में कोऑपरेट करेगा, किस तरह से इक्विपमेंट जो सप्लायर्स है उनको डाइवर्सिफाई करेगा, मतलब अगर एक सप्लाई करता है तो उनको डाइवर्सिफाई करेगा, ज्यादा लोगों को इसमें ऐड करेगा और फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशन में ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिटिकल और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन पे क्या करेगा, कॉपरेशन को फैसिलिटेट करेगा कि ये चारों कंट्रीज आपस में इजीली क्या कर सके, कॉपरेट कर सके इन सब सेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी TRAI फ्लोट्स कंसल्टेशन पेपर ऑन लाइसेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो गाइस ये तो हमारी न्यूज है, ये हमारी जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। फाइन, तो अभी क्या है, इससे पहले क्या हुआ है, इससे पहले जो साइटिंग लिमिटेशन, एक सेकेंड गाइस, यस, तो गाइस अभी इस न्यूज में क्या है, जैसे क्या होता है, जो देखो TRA क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सैटेलाइट बेस्ड आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अरे यार देखो अभी क्या है, कुछ लिमिटेशन बताया कि जो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी है, मतलब देखो दो तरह की कनेक्टिविटी होती है, सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी में भी दो मॉडल्स हैं। एक तो आपको हाइब्रिड मॉडल कनेक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, आपको लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क एंड सैटेलाइट को यूज करते हैं और इसके अलावा डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसके फ्रेमवर्क में कुछ लिमिटेशन बताया गया कि जो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी है लो बिट रेट सर्विसेज में कुछ उसके फ्रेमवर्क में लिमिटेशन है। ठीक है, तो इससे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि आपको एक सुटेबल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए सो दैट आप इस सर्विसेज प्रोवाइड कर सको कमर्शियल बेसिस पे। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन रेलवेज या जो और फ्लीट ओनर्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उनको अगर जरूरत है अगर कैप्टिव नेटवर्क को सेटअप करने के लिए अपने यूज के लिए, तो वो आप क्या कर सको, उनको प्रोवाइड कर सको। फाइन, मतलब कि क्या बात है, को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के नेटवर्क में जो कुछ फ्रेमवर्क में जो लिमिटेशंस थी, इसकी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने TRA को रिक्वेस्ट किया कि जो अपना फ्रेमवर्क है आप उसको सुटेबल बनाओ सो दैट आप सर्विसेज कमर्शियल बेसिस पे क्या कर सको, प्रोवाइड कर सको, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंडियन रेलवेज, अदर फ्लीट ओनर, इनको अगर अपना कैप्टिव नेटवर्क चाहिए अपने यूज के लिए तो आप उनको कुछ प्रोवाइड कर सको और उसके लिए एक अलग से फ्रेमवर्क बना सको। अभी क्या है, हम क्या करते हैं, जो कनेक्टिंग आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है कॉपर वायर्स के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू, वो अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो सैटेलाइट बेस्ड आपको सर्विसेज मिलती हैं उसमें हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को यूज करते हैं जो हमारे स्पेस में होती है और इससे हमें क्या करता है, इंटरनेट की स्पीड इंटरनेट आपको मिलता है टू एन एरिया थ्रू सैटेलाइट डिशेस, मतलब कि आपको डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू क्या मिलता है, आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अ पार्ट ऑफ कॉपर वायर्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, ये एक तरह का सैटेलाइट टेलीविजन डिश की तरह ही होती है। जैसे अनलाइक जो टीवी डिशेस होती हैं वो सिर्फ डाटा रिसीव करती हैं, लेकिन जो सैटेलाइट जो इंटरनेट डिशेस होती हैं ये करती हैं दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कनेक्शन करती हैं। ठीक है, देखो टीवी में क्या होता है, सिर्फ एक तरफ का वन साइड कनेक्शन होता है ना, आप तो कुछ नहीं भेजते ना, बस टीवी में जो प्रोग्राम आते हैं आप उनको देखते हो। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ आउटपुट नहीं जाता। फाइन, लेकिन जो सैटेलाइट की जो इंटरनेट डिशेज हैं ये क्या करती हैं, दोनों कनेक्शन करती हैं, अपस्ट्रीम भी डाउनस्ट्रीम पे। ठीक है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये मेनली किस में यूज किया जाता है, शिप्स में, एयरक्राफ्ट में, या जो मिलिट्री बेसिस है उनमें इसको यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहले क्या ये इंटरनेट वहां पे भी प्रोवाइड कर सकती है जो रिमोटेस्ट या जो ऐसे एरियाज कंट्री के हैं जहां पे इंटरनेट की रीच नहीं होती। इसके अलावा जहां पे आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत है
वहां पे भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। कुछ और एप्लीकेशंस हैं लो बिटरेट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन की, जैसे इसको आप यूज कर सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ऑन टाइम डिलीवरी में, रियल टाइम लोकेशन इन्वेंट्री, कोल्ड चेन मैनेजमेंट ये सब। अब देखो गाइस, आपने कभी नोटिस किया होगा अगर आप ट्रेन में सफर करते हो आपका नेटवर्क नहीं आता, फाइन, कभी कभी ऐसा कई जगह होता है आपका नेटवर्क नहीं आता, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेन को ट्रैक करते हो, कोई थर्ड पर्सन ट्रेन को ट्रैक कर रहा है, उसको बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज रहेगी। क्यों? क्योंकि जो रेलवेज होता है वो क्या करती है, इस तरह का जो सैटेलाइट बेस्ड जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको यूज करती है, ठीक है। इसलिए क्या करती है, वो अपनी रियल टाइम जो लोकेशन है वो आपके साथ शेयर कर पाती है, ठीक है। तो ये इससे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, बैंडविड्थ कम्युनिकेशन तो लिमिटेशन होती है। लो लेटेंसी मतलब क्या होता है, लाइक एकदम से आपके पास मैसेज रिसीव नहीं होता, थोड़ा स्पीड कम होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वेदर कुछ खराब होता है तो उसमें एक्सट्रक्शन बढ़ सकता है और ये एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट है द लीजेसी एंड रिटर्न ऑफ द बामियान बुद्धा वर्चुअली। देखो ये जो हमारी न्यूज है ये हमारा किसमें कवर होगा, आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा। देखो रिसेंटली क्या है, जो बामियान बुद्धा के जो स्टैच्यूज हैं उनको बैक टू लाइफ ब्रोट लिया गया इन द फॉर्म ऑफ 3D प्रोजेक्शन। आपने आजकल कभी आपने देखा होगा कि जो पुरानी किसी की पिक्चर्स हैं हम उनमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या है उन फोटोज को एक तरह का लाइव बना रहे हैं, जान आ रहा है, इट लुक्स लाइक जैसे ये फोटो वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो अभी क्या किया, जो बामियान बुद्धा की जो स्टैचू है उनको भी क्या हुआ है, इट हैज बीन ब्रॉट बैक टू द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ 3D प्रोजेक्शन। 3D प्रोजेक्शन के फॉर्म में उनको लाइफ में वापस लेके आए, जिसका इवेंट है दैट इज दैट, इस इवेंट में जिसको कॉल बोला है अ नाइट विद बुद्धा। 2001 में क्या तालिबान ने क्या किया था, 2 मोन्यूमेंटल बुद्धा स्टैचूज को तोड़ दिया था, कहाँ पे, बामियान वैली अफगानिस्तान में, ठीक है। अब हम देखते हैं बामियान बुद्धा होते कौन है। जो बामियान बुद्धास हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, 5th सेंचुरी AD से बिलोंग करते हैं, और ये एक टाइम पे ऐसा होता था, ये टालेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा था हमारे वर्ल्ड का, ठीक है। लोकली वहां पे इसको सलसाल बोलते हैं, मतलब कि ये दे लाइट शाइन्स टू द यूनिवर्स, और इनको शमामा का मतलब होता है क्वीन मदर, ठीक है। इनके जो स्टैच्यूज हैं वो मेनली गंधारा स्कूल को डिनोट करते थे, बुद्धिस्ट आर्ट को, और क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये जो बामियान बुद्धा था इनको रोमन ड्रापिस में ड्रेप किया जाता था, जिसमें 2 डिफरेंट मुद्रास होती थी। जो बामियान बुद्धा से वो ग्रेट एग्जाम्पल्स थे ऑफ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ गुप्ता, ससानियन और हेलेंसिक आर्टिस्टिक स्टाइल के। मतलब देखो गाइस, इसमें क्या, जैसे आपने मथुरा, गंधारा, ठीक है, अमरावती स्कूल, इनको आर्ट को पता है। तो देखो बामियान बुद्धा जो बुद्धा थे, देखो इनका एक स्टैचू था जो कहाँ पे था, अफगानिस्तान में था, ठीक है। लेकिन 2001 में क्या हुआ था, तालिबान ने क्या किया था, इन स्टैचूज को तोड़ दिया था, ठीक है। और एक टाइम पे वर्ल्ड के सबसे टालेस्ट बुद्धा होते थे, ठीक है। रिसेंटली क्या किया, जो बामियान बुद्धा है उनको वापस मतलब बनाया गया है और 3D प्रोजेक्शन में उनको शो किया गया इन एन इवेंट जिसका नाम है नाइट विद बुद्धा। अब हम बामियान बुद्धा जिसके बारे में पढ़े, बामियान बुद्धा है क्या, 5th सेंचुरी AD से बिलोंग करते थे, और लोकली इनको संसार बोलते थे, जिसका मतलब था लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, एंड शमामा भी बोलते थे, जिसका मतलब था क्वीन मदर, ठीक है। जो स्टैचूज था वो रिप्रेजेंट करता था गंधारा स्कूल को। इसके अलावा जो अगर डेप्ट किया जाता तो इनको रोमन ड्राफ्टिस में 2 डिफरेंट मुद्रा ने शो किया हुआ। इसके अलावा ये ग्रेट एग्जाम्पल है किसके, गुप्ता ससानियन हेलेंसिक आर्टिस्ट, मतलब कि इसमें जो गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड था, ससानियन हेलेंसिक, इन सब की आर्ट का इनमें आपको स्टाइल पाया जाएगा, ठीक है। जो हेलेंसिक पीरियड है वो एंशियंट ग्रीस का ही है, जो कि नियर अबाउट 323 से 31 BC से बिलोंग करता था। ससानियन एक एंशियंट ईरानियन डायनेस्टी, देखो आपको पता होना चाहिए, ससानियन ईरानियन डायनेस्टी है, जबकि हेलेनिस्टिक एंशियंट ग्रीस डायनेस्टी है। ससानियन ने रूल किया था नियर अबाउट 224 to 65 सेंचुरी, ठीक है। जो बामियान वैली है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बामियान रिवर के पास सिचुएटेड है, हिंदू कुश माउंटेन्स में, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। यूनेस्को ने इसको इंक्लूड किया है बामियान वैली के रिमूव को इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। तो अब आपको पता चाहिए जो बामियान वैली है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और आज से 2003 से ये बामियान वैली क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट रिलीज द ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। ये जो न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी, ठीक है। अभी क्या करा है हमने, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को अमेंड किया गया, जो इशू किया गया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हाईलाइट क्या है, इसमें कुछ स्टेज वाइज बैन किया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पे, ठीक है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक आप बैन यूज करते हो उनको, उनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज है उन पे बैन किया जाएगा। देखो 40% जो वेस्ट जनरेट होता है वो हर रोज क्या है अनकलेक्ट रहता है, उसको कलेक्ट नहीं करता। इसके अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो हर दिन
25,940 टन पर डे क्या होता है जनरेट होता है। इसमें से जो कलेक्ट होता है वो ओनली नियर अबाउट 60% इसको कलेक्ट किया जाता है, और जो अनकलेक्ट रह जाता है वो नियर अबाउट 40% जो वेस्ट है वो अनकलेक्ट रह जाता है। ठीक है, तो रूल्स होंगे हर एक जे वेस्ट, जो ये रूल्स आएंगे वो हर एक वेस्ट जनरेटर पे अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आप भी वेस्ट जनरेट करते हो तो ये जो रूल्स आप पे भी अप्लाई होंगे, लोकल बॉडीज पे अप्लाई होंगे, ग्राम पंचायत पे, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं, एज वेल एज जो ब्रांड ओनर है या फिर जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर है, रिसाइकलर है, को प्रोसेसर है, इन सब पे ये रूल्स क्या होंगे अप्लाई होंगे। इस बैन का मतलब ये बैन कुछ कमोडिटीज पे अप्लाई नहीं होंगे, जैसे कैरी बैग्स हो गए, इन पे अप्लाई नहीं होंगे, जो किससे बने हुए कंपोस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल से बने होंगे। अब हम देखते हैं कि 30 सितंबर 2021 से क्या है, हर एक शीट ऑफ जो नॉन वूलन प्लास्टिक कैरी बैग है उसको 20 GSM से कम नहीं होना चाहिए और 20 माइक्रोन से थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। देखो गाइस क्या होता है, आपने देखो अगर प्लास्टिक जो कैरियर जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो बहुत पतले से होते हैं। ठीक है, अब आप देखो अपना जो A4 साइज शीट का पेपर होता है उसको जरा टच करके देखो वो कितना मोटा होता है। ठीक है, वो नियर अबाउट 75 GSM का होता है। ठीक है, तो इसी रूल बना देंगे कि 30 सितंबर 2021 से जो प्लास्टिक जो बैग होगा उसकी जो कम से कम उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 240 माइक्रोन होनी चाहिए, और वो कम से कम 60 GSM का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 से हम क्या करेंगे, जो ईयरबड्स होते हैं जिसमें प्लास्टिक स्टिक्स होती है या जो प्लास्टिक स्टिक्स होती है जिसमें बैलून्स के लिए, आपने देखो बच्चे बैलून यूज करते हैं, तो उसमें जो प्लास्टिक स्टिक्स होती हैं या जो प्लास्टिक फ्लैग्स होते हैं, कैंडी स्टिक्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा वो जो गुड़िया के बाल आप बोलते हो। ठीक है, आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं पॉलीस्टाइरीन, उनको डेकोरेशन के लिए बैन किया जाएगा। ठीक है, देख लो आप कितना स्ट्रिक्टनेस करें। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी जैसे फोक्स, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रेज, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स अराउंड, जो आप स्वीट बॉक्सेस के थ्रू क्या करते हो प्लास्टिक से आप फॉर्म कर सकते हो, इन्विटेशन कार्ड में जो प्लास्टिक यूज करते हो, सिगरेट पैकेट्स में जो प्लास्टिक यूज करते हो, जो प्लास्टिक PVC बैनर्स हैं 100 माइक्रोन से कम अगर उसकी थिकनेस हुई तो उसको बैन किया जाएगा। ठीक है, रूल्स पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को डिफाइन किया, तो आपको पता होना चाहिए इन रूल्स में सिंगल यूज प्लास्टिक की डिफाइन किया है, और इसमें क्या किया है, वो आइटम प्लास्टिक कमोडिटी है जो एक ही बार यूज किया जाता है फॉर द सेम पर्पज बिफोर बीइंग डिस्पोज ऑफ एंड रिसाइकल। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि आप उस आइटम को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो और उसको दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए क्या किया जा रहा है, सिंगल जो प्लास्टिक है उसको हम क्या कर रहे हैं, बैन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, स्टेट्स कांट मेक सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट्स क्या करते हैं, जो अभी ब्यूरोक्रेट सर्व कर रहे हैं, मतलब कि जो IAS IPS जो भी सर्विस में है वो क्या नहीं कर सकते, उस कांट मेक सर्विंग, उनको आप इलेक्शन कमिश्नर्स अभी नहीं बना सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटिकल गवर्नेंस में कब होगा, देखो आप सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं, आजकल वैसे भी हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जरा आपको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनको रिमूव कौन कर सकता है, इनको हम वही सेम प्रोसेस में रिमूव करते हैं जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं। टेनर क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, 65 साल का होता है या फिर 6 ईयर्स का, जो भी अर्लियर हो। ठीक है, मैंडेटरी क्या होता है, इनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, MP का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, या फिर स्टेट लेजिस्लेटर के जो इलेक्शन होते हैं ये होता है। इलेक्शनल कमिश्नर्स क्या होता है, इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इनको जो रिमूव किया जाता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। टेनर इनका सेम होता है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है, मैंडेटरी काम भी इनका वही होता है। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है, रिमूवल वही जैसे रिमूवल जज को करते हैं। ठीक है, टेनर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट क्या करती है, वहां की डिसाइड करती है। इसके अलावा ये इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं म्युनिसिपल बॉडीज के एंड पंचायत के। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर जो ब्यूरोक्रेट है उसको आप इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट्स शुड एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पता है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी इंडिपेंडेंस है और आपको उसकी इंडिपेंडेंसी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसी रूलिंग कब आई, जब इन केस जहाँ पे गोवा को इन्वॉल्व किया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, गवर्नमेंट गेव लॉ सेक्रेटरी, जो लॉ सेक्रेटरी है वहां पे उसको क्या बनाया, साथ में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी बना। ठीक है, मतलब अभी क्या हुआ, जो गोवा है वहां पे उस गोवा की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वहां पे जो लॉ सेक्रेटरी है उसको साथ में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, तभी इसको नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जजमेंट दी। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है आपको सबको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है अंडर आर्टिकल 324,
और इनकी एक सर्विस कंडीशन होती है एक जो इनको इंडिपेंडेंट बनाती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज पे। प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सेंटर के रिस्पॉन्स को पूछा है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1992 पे। एक मिनट गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर का क्या रिस्पॉन्स है जो बीआईएल ने चैलेंज किया था इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। ठीक है, देखो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था, ये एक्ट क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है कि किसी भी जो वर्शिप का प्लेसेस को कन्वर्ट करना एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1994। ठीक है, हाँ देखो जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है जैसे टेम्पल्स हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च हो गया, गुरुद्वारा होगा, ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर क्या है, आप इन प्लेसेस को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं करते, इसको प्रोहिबिट किया हुआ है। या फिर आप क्या करते हो, अगर एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस, और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पीआईएल ने चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से इसका रिस्पॉन्स मांगा है, बताओ भाई क्या है। ठीक है, ये क्या करता है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इंपोज करता है किस पे, सो दैट हम रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन कर सके हर एक प्लेस ऑफ वर्शिप का। ठीक है, हाउएवर इसने अयोध्या के डिस्प्यूटेड साइट को एक्सक्लूड किया था। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, ताकि हम क्या कर सके, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन कर सकें। पोर्टल का काम क्या होगा, जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको होल्ड करना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनको हर एक चीज प्रोवाइड करना, सो दैट वो इजीली क्या कर सके, डील कर सके। ये प्रोजेक्ट किसके अंडर है, इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी के अंडर है। सो जो 2009 में सेटअप की गई थी एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर अंडर किसके अंदर, DPIIT के अंडर। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी के जो E3 सर्टिफिकेशन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई थी, इसका एम यही था कि हम ज्यादा ज्यादा क्या कर सके, इस सेक्टर में एनर्जी एफिकेसी पोटेंशियल को बढ़ा सके। ठीक है, इससे क्या होगा, हम देखो हमारा एम क्या है, हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लेके आ सके। ठीक है, मतलब कि हम आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर, मतलब कि हम आपको एक आप क्या करते हो, कम एनर्जी खाए। जैसे आप एलईडीज लेके आ रहे हैं, पहले ट्यूबलाइट्स होती थी, अब एलईडीज लेके आ रहे हैं। वो क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है, एनर्जी कम कंज्यूम करती है और आपको पावर ज्यादा देती है। ठीक है, तो ये E3 सर्टिफिकेशन स्कीम मिनिस्ट्री पावर के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि हम क्या कर सके, एनर्जी एफिशिएंसी के पोटेंशियल को बढ़ा सके। ये क्या करेगी, ताकि हम और जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है उनको अडॉप्ट कर सके, ताकि हम क्या कर सके, एनर्जी एफिशिएंट ब्रिक्स को बना सके। ऐसे ब्रिक्स किस में यूजफुल होगी, सो दैट हम अपनी जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ठीक है, जो ब्रिक्स सेक्टर है वो नियर अबाउट कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में 0.7%, और इसके अलावा वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है टू ओवर नियर अबाउट 1 करोड़ वर्कर। नेक्स्ट न्यूज है एविएशन टर्बाइन फ्यूल में भी ब्रोट अंडर द जीएसटी। आपको पता है जो भी फ्यूल्स वगैरह है इनको जीएसटी के अंडर नहीं लेके आया हुआ है, लेकिन अभी आपको पता है पेट्रोल और डीजल को भी लेके आने की बात होगी। तो इसी तरह अभी एविएशन टर्बाइन फ्यूल को शायद जीएसटी के अंदर लेके आए हुए हैं। जो एविएशन इंडस्ट्री है वो डिमांड करेगी एटीएफ को जीएसटी डिजाइन के अंदर लेकर आया जाए। जो एटीएफ या जो जेट फ्यूल कॉस्ट है वो नियर अबाउट जो एयरलाइन के एक्सपेंसेस है, जैसे अगर आपकी 4000 की टिकट है तो उसमें से नियर अबाउट 45 to 50% जो कॉस्ट होती है वो उस फ्यूल की होती है, और इस फ्यूल की जो कॉस्ट है वो इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, अल्कोहल नहीं आता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आते, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जीएसटी डिजाइन के अंडर नहीं आता। आज की लास्ट में दैट इज द ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन। देखो एक तरह की एडवाइजरी बोर्ड की जो गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस देती है मीडिया स्ट्रेटेजी पे। ये कुछ कैंपेन्स भी करती हैं, जैसे किस तरह से रूरल और अर्बन पीपल को आप इन्फॉर्म करो, एजुकेट कर सको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स के बारे में। ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन को 2017 में सेटअप किया गया था, और इसको कैसे सेटअप किया गया था, हमने ऑलरेडी जो डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी एंड सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, इन तीनों डिवीजन को इंटीग्रेट करके हमने क्या किया था, इसको ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन सेटअप किया था 2017 में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।